साक्षी आपका। फरीदाबाद कहाँ बढ़ा, फरीदाबाद नई ऊंचाइयों पर किस ओर जाता दिख रहा है, और तमाम योजनाएं जो सरकार की हैं या स्थानीय स्तर पर हम कहें अगर सरकार के योजनाओं के जरिए, प्रशासनिक व्यवस्थाओं के जरिए जो परिवर्तन किया जाता है उस आधार पर सामाजिक वर्ग की तरफ से जो योगदान होता है उसके जरिए कहाँ हम देख पा रहे हैं फरीदाबाद को और कहाँ ले जाने की सोच है, क्या वहाँ हम बढ़ पा रहे हैं, इन तमाम बातों पर चर्चा अलग अलग समाज के वर्गों से हम कर रहे हैं। हमारे साथ आपको बताते चले कि जितेंद्र यादव जी हैं, और एक बड़ा प्रशासनिक स्तर पर हम देखें तो बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी शहर के विकास को लेकर के, वहाँ की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने को लेकर, चाहे वो सरकार की योजना हो उसको इम्प्लीमेंट करने को लेकर के तमाम बातें आती हैं। जितेंद्र जी, आपको लगता है कि जब आपने यहाँ प्रभार संभाला उसके बाद से यहाँ की व्यवस्थाओं में परिवर्तन आया है? क्या आपको लगता है कि पहले व्यवस्थाएँ जो मिली आपको आगे बढ़ाने के लिए वो बेहतर थीं या कमतर थीं? देखो, कभी भी जो एडमिनिस्ट्रेशन में काम होता है वो ग्रेजुअल होता है, और मैं हमेशा मानता हूँ कि जो मेरे से पहले डिप्टी कमिश्नर्स या डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशंस रहे हैं फरीदाबाद में, उन्होंने भी अच्छा काम किया है। तो उस ग्रेजुअल वर्क को ही हम आगे बढ़ा रहे हैं, और कुछ चीज़ें हैं जो मैंने प्रयास किया है सरकार के साथ मिलकर, सरकार का आशीर्वाद रहा, सरकार से डायरेक्शंस रही, तो उनको हम फर्दर बेटर ला रहे हैं। दो चार चीज़ें मैं बताऊँगा आपको। जैसे फरीदाबाद मैं पहले सुन रहा था, आप कह रहे थे कि एनसीआर में यदि हम 4-5 जिलों की बात करें तो फरीदाबाद एक समय नंबर 1 होता था। आप मानते हैं कि इस एरिया में दिल्ली के बाद या तो पंजाब में जालंधर, लुधियाना होती थी, या फरीदाबाद इंडस्ट्रियल टाउन होता था। तो पिछड़ गया था कुछ टाइम में। उसके वन ऑफ द मेन रीजंस रहा था कनेक्टिविटी। भाई, हमारी गुड़गांव से कनेक्टिविटी पहले अच्छी थी, लेकिन विद टाइम उसको अपग्रेड नहीं कर पाया। या हम नोएडा से बात करें, नोएडा से भी कनेक्टिविटी हमारी उतनी अच्छी नहीं थी। यहाँ पे रिसोर्सेज सब चीज़ है। फरीदाबाद में मैं कहूँ तो जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनकी कमी नहीं है। अरावली है हमारे पास, यमुना है, इतना बढ़िया हमारा नेशनल हाईवे था, तो विद टाइम ये अपग्रेड हुआ है। हाँ, नोएडा के थ्रू हमारे सिंस यमुना आने की वजह से कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं थी, तो मंझावली का पुल लगभग बन के तैयार है, तो एक कनेक्टिविटी वो देगा। और फरीदाबाद की इतनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है कि वो दिल्ली से, नोएडा से, गुड़गांव से बराबर है। ठीक। और अब ग्रेटर फरीदाबाद विद टाइम आ रहा है, तो अच्छा है। उम्मीद करते हैं कि मैं हमेशा कहता हूँ कि फरीदाबाद दिलदारों का शहर है, मालिकों का शहर है। लेकिन जितेंद्र जी, आपने कहा कि अरावली भी है, यमुना भी है, तो प्रदूषण भी है और अवैध खनन भी है। और यहाँ अरावली के साथ जुड़ा हुआ एक और सवाल है, बड़ा मुद्दा अरावली के साथ जो जुड़ा है, सुप्रीम कोर्ट के अभी हाल ही में ऑर्डर्स भी आए, उसके बाद जो अवैध कंस्ट्रक्शन है उस पर रोक भी है, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, वहाँ पे फार्म हाउसेज हैं, और ये तमाम तस्वीरें जब हम देखते हैं तो अरावली के ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि पर्यावरण को बचाने का एक बहुत अहम जरिया है। और ऐसे में जहाँ फरीदाबाद की बात करें, इंडस्ट्रीज़ की बात करें, तमाम जो कंस्ट्रक्शन हैं उसकी बात करें, अरावली एक जरिया हो सकता है फरीदाबाद के उन लोगों को ताज़ा और स्वच्छ हवा का। तो एक बड़ा मुद्दा ये भी बनता जा रहा है, लेकिन अभी भी वहाँ पर अवैध बिल्डिंग्स और निर्माण कार्य वो जो है। नहीं, बिल्कुल अरावली एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, आज मैं सुबह प्रसून मंदिर में, वहाँ पे महर्षि पराशर जी का स्थान है, तो मुझे पता लगा कि वहाँ बहुत भव्य मंदिर है, बहुत पुराना, 3-4 हज़ार वर्ष पुराना है। तो ये जो अरावली में भी हमारी टूरिस्ट प्लेसेस है, डेस्टिनेशन है, उनको डेवलप किया जा सकता है। उससे क्या है कि स्टेट को अर्निंग तो मिलेगी, लोगों को एक, जैसे आपने कहा, मैं मानता हूँ कि थोड़ा शहद प्रदूषित है, तो वो हम मिलजुल के ही उसको बेटर बनाएंगे। पर आपको स्वच्छ हवा अरावली में जाके मिल सकती है। ट्रैक्स को यूज़ किया जा सकता है। ये विंटर का समय है जहाँ पे हम अपने परिवार, बच्चों के साथ जाके अरावली का लुत्फ़ उठा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। हमारे साथ और भी मेहमान बने हुए हैं। रोहित जैन जी, आप PRO वाइस चेयरपर्सन DPS ग्रेटर फरीदाबाद। फरीदाबाद में आपको लगा कि शैक्षणिक व्यवस्था आपके, अगर हम संस्थान कॉर्पोरेट्स के हिसाब से बात करें तो वो माकूल नज़र आया? शिक्षा की व्यवस्थाएं जो यहाँ पर सरकार की तरफ से दी गई हैं, क्या आपको लगता है कि वो निजी संचालन क्षेत्र के जो लोग हैं उनके लिए भी उतने ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, या उसमें आपको लगता है कि कुछ मूलचूल परिवर्तन की ज़रूरत है? पहले तो मैं धन्यवाद करूँगा आपका। देखिए, इम्प्रूवमेंट का स्कोप तो हमेशा ही रहता है। हाल में ही अभी EWS की एडमिशन्स को लेके कुछ तकलीफ़ें आई थी निजी स्कूलों को, मगर मैं अप्रिशिएट करता हूँ प्रशासन का कि उन्होंने इमीडिएट स्टेप्स लेके उसको रेक्टिफाई करने का प्रयत्न किया। प्रशासन
जैसे अजय गौड़ जी ने बोला 7 साल के अंदर बहुत बदलाव आ रहा है, ऐसे ही एजुकेशन में या निजी स्कूलों को भी बहुत सपोर्ट मिल रही है सरकार द्वारा, और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से भी और चंडीगढ़ के स्तर पे भी मिल रहा है। तो हम निजी स्कूल काफ़ी इम्प्रूव कर रहे हैं, रिलैक्सेशंस भी हमें मिल रही हैं और ट्रांसपेरेंट सिस्टम भी बन रहे हैं। तो मैं अप्रिशिएट करूँगा, सरकार काफ़ी सहयोग दे रहे हैं। मैं रोहित जी चूँकि व्यवस्थाओं की बात हुई, जो 134A को लेकर थोड़ा आजकल विवाद चला हुआ है एडमिशन्स को लेकर के, और सरकार कह रही है कि हम जो बकाए हैं और निजी स्कूलों को, मैं लार्जर प्रोस्पेक्ट की अगर बात करूं, उसका भी हम जल्दी भुगतान कर देंगे। तो बच्चों की ऐसे बच्चे जो उसके तहत एडमिशन लेना चाह रहे हैं 134A के तहत, उनकी दिक्कतों का ख्याल आपके संस्थान की तरफ से भी रखा जाता है? देखिए, मैं तो बोलूँगा सरकार को ये जिम्मेदारी स्कूलों को देनी चाहिए। ये सरकार का काम नहीं है कि वहाँ चंडीगढ़ से वो एडमिशन्स दें, इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। हमें विवत कर दें कि आप 10% सीट्स, आपकी जितनी टोटल सीट्स हैं आप EWS को देंगे, और साल में हमसे लिस्ट मांगी जाए कि आपने कितने EWS के बच्चे किए। ये काम सरकार का नहीं है, ये प्रिंसिपल का, शिक्षकों का है। एक वहाँ क्लर्क लेवल का, सॉरी ये लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, वो डिसाइड नहीं कर सकते किसको एडमिशन दिया जाए किसको नहीं दिया जाए। उसमें नकली दस्तावेज दिए जाते हैं। जो अच्छे कॉर्पोरेट्स में अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे, सिर्फ उनको मुफ्त शिक्षा मिल जाए, उन्होंने वहाँ से ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट ले रहे हैं और नए स्कूलों में जा रहे हैं, अपनी पसंदीदा स्कूलों में जा रहे हैं। तो ये आई थिंक ये काम स्कूलों का है, सरकार का नहीं है। हमें से लिस्ट लीजिए, सूची लीजिए साल के एंड में कि आपने कितने EWS के एडमिशन्स किए। बिल्कुल। सुषमा गुप्ता जी भी हमारे साथ हैं, वाइस चेयरपर्सन है रेड क्रॉस हरियाणा से। तो मैम आपसे मेरा सवाल ये रहेगा, क्योंकि गतिविधियां हम लगातार देखते रहते हैं रेड क्रॉस हरियाणा की तरफ से। कुछ पीछे आपने नौजवानों को, युवाओं को शपथ भी दिलाई नशे से दूर रहने के लिए। ऐसे अलग अलग कार्यक्रम हैं जो वो राज्य की बेहतरी के लिए आप लोग करते रहते हैं। आगे क्या कुछ इस तरह के प्लान्स आप लोगों ने बनाए हैं? शिक्षा क्योंकि एक अहम मुद्दा है, स्वास्थ्य सेहत एक अहम मुद्दा है, इसके लिए क्या कुछ आप लोगों के योगदान रहते हैं, और आगे क्या कुछ प्लान्स हैं और बेहतरी के लिए, और बेहतर किया जाए, लोगों तक और सुविधाएं पहुंचाई जाएं इसके लिए? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, जी। आपने हम लोगों को इतना मान दिया। ये रेड क्रॉस सोसाइटी हमारी एक सेमी गवर्नमेंट संस्था है। इसके चेयरमैन साहब हमारे गवर्नर जी होते हैं और वाइस प्रेसिडेंट CM साहब होते हैं। तो ये संस्था से जुड़ना हम लोगों के लिए बड़ी सौभाग्य की बात होती है। इससे सभी कोई जुड़ना चाहता है। पूरे कोरोना काल में जो काम रेड क्रॉस ने करा है, शायद ही किसी और सोसाइटी ने करा हो। इतने इसमें हमारे साथ NGO जुड़ी हैं, बहुत ज़्यादा लोग जुड़े हमारे रेड क्रॉस से। कोई भी समाज का काम होता वो अकेला कोई भी नहीं कर सकता। NGO भी करती है तो उनको भी हेल्प